आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 4, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह से लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। शंकर मंगलम बेहद खूबसूरत लग रहा था। पश्चिमी दिशा की पर्वत श्रेणियां गहरे नीले रंग में चमक रही थीं। बरसात के दिनों में पर्वतीय इलाके दुल्हन की तरह खूबसूरत लगने लगते हैं। शर्मा जी ने दोबारा स्नान किया और पूजा घर के अंदर चले गए। उस घर में सुबह की पूजा का विशेष महत्व है। पौन घंटे से 1 घंटे तक ये पूजा चलती है। कामाक्षी ने धूप जला दिया। लकड़ी के दहकते कोयले धूपदानी में डाल दिए। पार्वती ने नहा धोकर पूजा के लिए फूल लाकर रख दिए। पारू, भैया नहा चुके हों तो कह दो नीचे आ जाएं। पारू से कहला भेजा। कामाक्षी ने उन्हें झिड़का। उसे काहे परेशान कर रहे हैं? थका हुआ आया है, आराम कर ले। बहुत दिनों के बाद लौटा है, पूजा भी देख ले। कामाक्षी भीतर से भोग लाने चली गई। रवि और कमली इसी बीच नीचे उतर आए। रवि धोती और उत्तरीय में था। कमली पीले रंग की चुनरी साड़ी पहने थी, माथे पर टीका, शैम्पू से धुले बाल, स्लीवलेस ब्लाउज। ब्लाउज का रंग त्वचा से मेल खाता हुआ पहचान में ही नहीं आ रहा था। एक नई कोमल कविता की तरह वो पूजा घर में आ खड़ी हुई। वो पहले ही नहा चुकी थी और रवि उसके बाद नहाने बाथरूम पहुंचा। बाथरूम में उसके शैम्पू साबुन की महक फैली हुई थी। चूने और गारे की गंध जाने कहाँ गुम हो चुकी थी। रवि को लगा जैसे वो गंधर्व लोक में विचरण कर रहा हो। वो नहाकर बाहर निकला तो कमली तैयार हो चुकी थी। स्लीवलेस ब्लाउज पर वो उसे टोकना चाहता था, पर जाने क्या सोचकर रुक गया। कहीं वो ये न समझ ले कि उसकी स्वतंत्रता पर आघात किया जा रहा है। संपन्नता में पली लड़की उसके प्यार में सब कुछ छोड़कर यहां आई है। उसे एक एक बात पर टोकना वो नहीं चाहता। हालांकि कह देता तो वो मानने को सहर्ष तैयार हो जाती। फिर भी वो चुप रहा। दूसरों की आज़ादी को महत्व देने की ये सभ्यता उसने विदेश में रहकर सीखी थी। दूसरी ओर शंकर मंगलम जैसे गांव में सोने की मूर्ति सी कोई युवती कंधे उघाड़ कर चले तो इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, उससे भी वो खूब वाकिफ था। गांव की बात जाने भी दें तो भी घर पर बाऊजी और अम्मा क्या सोचेंगे, उसने मन ही मन सोचा। जहां तक उसका प्रश्न था, उसे कमली इस रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि मन हुआ उसे अपने सीने से लगा ले, पर चुप ही रहा। अम्मा भी उसे बहुत प्यार करती हैं। कमली तो जान भी दे सकती है, पर वो कतई नहीं चाहता कि अम्मा और कमली के बीच में हल्का सा मनमुटाव भी हो। कमली का मन तो फूल सा कोमल है। उसकी सौजन्यता किसी भी समस्या को सुलझा सकेगी, इसका पूरा विश्वास उसे था। उसकी सारी चिंता अम्मा को लेकर थी। पुरुष दुधमुह उम्र से केवल एक ही स्त्री से प्यार करता है, वो होती है माँ। युवावस्था में वो प्रेम दूसरी युवती का हो जाता है। लिहाजा माँ के भीतर की ईर्ष्या उस नवागत युवती के लिए होती है। रवि को लगा माँ के गुस्से का कारण कहीं ये स्वाभाविक ईर्ष्या तो नहीं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर भावी बहू के रूप में उसका परिचय नहीं करवाया गया है। अम्मा को संदेह है। स्नान के बाद शुद्ध कपड़ों में ही भीतर प्रवेश की अनुमति है। कॉलेज के दिनों में रवि अक्सर अम्मा को छेड़ा करता था। घर पर ही मंदिर प्रवेश संघर्ष समिति बनानी होगी अम्मा। पता नहीं अम्मा कमली से क्या का क्या कह दें। वो स्वयं भी कमली के लिए बाहर ही खड़ा रहा। कमली की नंगी बाहों को अम्मा और बाऊ दोनों ने ही घूर कर देखा। अम्मा ने तो मुंह भी बिचका दिया। अच्छा हुआ कमली पारू से बातों में लगी थी, ध्यान नहीं दिया। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद लेकर बाहर बैठक में गए। बसंती लौट आई थी।
बाऊजी ने ही पहल की थी। खाना ऊपर भिजवा दूं या यहीं पत्तल बिछा दिया जाए? कमली सबके साथ पत्तल में खाने को तैयार थी। परोसने में कामाक्षी का हाथ बटाकर सबको खिलाने के बाद खाने की इच्छा थी। पर क्या अम्मा कमली को चौके में घुसने देंगी? रवि और बसंती दोनों ने ही इसमें फेरबदल कर दिया। बोली, काका और काकी नीचे खा लेंगे, तुम कमली, पारू और कुमार ऊपर आराम से बतियाते हुए खाना। आज तो मैं भी यहीं खाऊंगी। बुजुर्गों को तंग करना ठीक नहीं, हम लोग ऊपर ही बैठ लेंगे। बसंती ने स्थिति को संभाल लिया था। शर्मा जी भांप गए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक ही तो कह रही है, ऐसा ही करो। शर्मा जी और कुछ नहीं कह पाए। रवि कमली को लेकर ऊपर चला गया। बसंती, कुमार और पार्वती चौके से खाना ऊपर ले जाने लगे। उनके ऊपर आने के पहले जो थोड़ा वक्त लगा था, रवि ने कमली को 2-3 बातें बता दी। कुमार और पारू को अपने हाथ से घड़ी देने को कहा। अम्मा की परंपरावादिता, कट्टरपन को साफ शब्दों में न बताकर प्रकारांतर से बोला, कुछ भी हो उसे आराम से लेना। पुरातन पंथी गांव है ये, लोग भी कट्टर और हठधर्मी हैं। यहां मैनर्स जैसी बातों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप जो यूं बताकर अनुरोध सा कर रहे हैं, यही अटपटा लगता है बस। कमली हंस दी। कमली ने परोसने में उत्साह दिखाया। 2 पापड़ उसके हाथों से फूट गए तो बसंती ने उसे बिठा दिया। तुम बैठ जाओ, आदत पड़ जाएगी फिर ये काम करना। खाने से निपटकर रवि थकान से चूर सोने चला गया। कुमार और पार्वती को बुलाकर उसकी घड़ियां दे दी। बसंती को सेंट की बोतल पकड़ाती बोली, बसंती, यदि रोज एक टोकरी भर चमेली के फूलों का वादा करो तो ये तमाम इत्र सड़क पर फेंक दूं। चमेली को गूंथने की कला को देखकर कमली आश्चर्य में पड़ गई। गूंथने की तेजी देखकर वो हैरान रह गई। हम लोग जिन कामों के लिए मशीनों की मदद लेते हैं, भारतीय स्त्रियां उन्हें अपने कोमल हाथों से करती हैं। ऐसा लगता है प्रत्येक स्त्री कलाओं की देवी रही होगी। कामाक्षी काकी यानी तुम्हारी सासू जी और फुर्ती से फूल गूंथती हैं। रंगोली बनाना, फूल गूंथना, गिट्टियां खेलना, पल्ला गुंशी खेलना, अम्मा खेलना, कौड़ियां खेलना, खाना बनाना, काकी हर काम में माहिर हैं। गाना भी खूब गाती हैं। बसंती ने कहा। ये अम्मा ने क्या है? कमली ने पूछा। बसंती ने पारू से कहकर पीतल की गोलियां मंगवाईं। नींबू की आकार की गोलियों से खेला जाने वाला ये खेल बसंती ठीक से खेल नहीं पाती थी, आदत जो नहीं थी। बसंती को उसी क्षण लगा कि वो खुद शहरी सभ्यता में अपनी जमीन से जुड़ी चीजों को भूलती जा रही है। 3 गोलियों को लगातार ऊपर फेंक एक हाथ से उन्हें लोक भी नहीं पाई। तुम रुको कमली, मैं काकी को बुला लाती हूं, वो तो 5 गोलियां लगातार लोकती हैं। बसंती नीचे उतर गई। काकी चौके की चौखट के पास ही पटरे पर सिर रखे लेटी हुई थी। बसंती ने धीमे से झांक कर देखा, कहीं सो तो नहीं गई? ना, जगी हुई थी। तुमने अम्मा ने मंगवाए थे, कुछ और चाहिए? काकी स्वयं उठ बैठी। थके हुए चेहरे में भी कितना तेज था। बसंती उन्हें देखती रही, मानो कह रही हो कि वो इस घर की गृहलक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। गंभीर, तेज, तप से निखरा शरीर, ऋषि पत्नी की तरह लग रही थीं वे। बसंती को भय था कहीं काकी निष्ठुरता से उसके प्रस्ताव को ठुकरा न दें। हमारी पारंपरिक कलाएं, गीत, खेल, हमारे रीति रिवाजों को देखने समझने की खूब जिज्ञासा है कमली में। काकी, आप अम्मा ने खेल कर दिखाएंगी? मुझसे तो बना नहीं। उसने तो बाह उखाड़ने वाला ब्लाउज पहन रखा है री। अगर उसे पता चल जाए कि आपको ये अच्छा नहीं लगा तो अगले ही क्षण उसे उतार फेंकेंगी। आपके प्रति इतनी श्रद्धा है उसके मन में। मैं कौन होती हूं री उसकी कि मेरे प्रति श्रद्धा रखे? यहां ठहर गई इसलिए कहना पड़ रहा है। मठ के उत्तराधिकारी के घर कोई फिरंगे नंग धड़ंग घूमे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? मैं उसे समझा दूंगी काकी, फिलहाल आप ऊपर चलिए ना। बसंती अपना वाक्य खत्म करे, इससे ही कामाक्षी का तीखा स्वर उसे काट गया। मैं ऊपर नहीं आती, उसे देखना है तो नीचे आ जाए, यहीं खेल कर दिखा दूंगी। अभी आई काकी। बसंती ऊपर लपकी। इतना ही हो गया तो बहुत समझो। उसे लगा काकी में सुबह वाली निष्ठुरता उतनी नहीं रही। चेहरे का कसाव अब कुछ ढीला पड़ गया था। पार्वती ने बताया था कि कमली की दी हुई घड़ियों की अम्मा ने तारीफ की थी। बसंती इस खिंचाव को अपने ढंग से कम करना चाहती थी। काकी की तारीफ कमली से और कमली की प्रशंसा काकी से कर वो चाहती थी कि दोनों एक दूसरे के प्रति रुचि लें। ऊपर पहुंचकर बसंती ने सबसे पहले कमली का बिना बाहों वाला ब्लाउज बदलवा दिया। कमली, हम लोग नीचे ही चलते हैं, काकी वहीं बुला रही हैं।
शी इज a strange traditionalist. Being a traditionalist is not at all a crime. बसंती चलो चलें। कैमरा और कैसेट रिकॉर्डर लेकर नीचे चलने को तैयार हो गई। भारतीयता, भारतीय रीति रिवाज, आचार अनुष्ठान के संबंध में जब भी उसे क्षमा मांगनी पड़ी है, बसंती को लगा कमली का उत्तर तटस्थ और एक सा ही रहता है। वो अपने को इन परंपराओं के अनुरूप ढालने को तैयार है, पर ये कतई नहीं चाहती कि परंपराओं को उसके लिए छोड़ दिया जाए या उनमें कोई ढील दी जाए। दूसरों की संस्कृति को दी जाने वाली ये इज्जत कमली के निजी स्वभाव का अंश था और बसंती को उसका ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसे लगा ये गहन अध्ययन और ज्ञान का ही परिणाम हो सकता है। मन जब तक परिपक्व नहीं होता तब तक दूसरों की भाषा, सभ्यता, संस्कृति के प्रति ये उदार दृष्टिकोण नहीं पनप सकता। कल्चरल ईगो यानी कि सांस्कृतिक अहम ही तो है कि पूरे विश्व में भाषाई क्षेत्रीय झगड़े पनपते रहते हैं। इन झगड़ों से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही हो सकता है कि दूसरों की सभ्यता और संस्कृति को आदर की दृष्टि से देखा जाए। कमली की ये कोमलता, ये संवेदनशीलता बसंती को अच्छी लगी। मन की परिपक्वता और गंभीरता एक सुंदर स्त्री को और अधिक सुंदर बना डालती है। कमली और बसंती जब नीचे आईं, दोपहर हो चुकी थी। अम्मा के लोकगीतों में या अम्मा नए के खेल में नयापन कुछ नहीं था, पर कमली ने जिस उत्साह के साथ उन्हें कैद करने के लिए कैमरे और कैसेट का उपयोग किया, कुमार और पारू को भी उसमें आनंद आने लगा। कामाक्षी ने आराम से अम्मा ने खेल कर दिखाया, पहले 3 गोलियों से फिर 5। मधुर स्वर में प्रचलित लोकगीत गाकर सुनाया। हल्की सी हंसी सजाए होठों पर सखीरी, सुंदरी सजी धजी गहनों से आई सखीरी। शिव की तपस्या भंग करने चली आई वो सखीरी, कुमकुम का टीका लगाए कलश से स्तनों वाली है वो सखीरी। चमकती दमकती शिव की पिया चली पथ पर सखीरी। काकी अनायासी अपनी रौ में गाती जा रही थीं। लगा खेल में ध्यान को केंद्रित करने के लिए ये लोकगीत गढ़े गए हैं। कमली ने गीत को रिकॉर्ड में कैद कर लिया, फ्लैश वाले कैमरे से चित्र भी लिए। गांव का चौका, गांव के खेल, आंचलिक गीत। इन खेलों से जुड़े कई लोकगीत हैं कमली। ये गीत पार्वती पर लिखा गया है। कालांतर में ये लोकगीतों का अंग बन गया और गांव की जिंदगी से जुड़ गया। कुछ लोकगीतों में तो इतने खुले वर्णन मिलेंगे कि बस। हो सकता है कि ऐसे असाधारण खेलों में ध्यान को केंद्रित रखने के लिए ही इन लोकगीतों को गढ़ा गया हो। कई बार जंगल के रास्ते अकेला गुजरने वाला पथिक अपने को उत्साहित करने के लिए ही सही कभी कुछ गुनगुनाता है, कभी सीटी बजाता है, अपने लिए एक काल्पनिक सहयात्री की परिकल्पना जैसा कुछ। लोकगीतों से संबंधित शोध में यही पाया गया है। लोकगीतों की मौखिक परंपरा है। यदि उनका अनघड़पन या कच्चापन या अश्लीलता निकाल दें तो फिर वे मिट्टी से जुड़े गीत हो ही नहीं सकते। पर यहां तो ऐसे भी स्वयंभू विद्वान हैं जो इन्हें व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने लगे हैं। ये राजनीतिज्ञों द्वारा दी जाने वाली नई उपसंस्कृति है बसंती। साधारण से साधारण बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना और वास्तविक रूप में असाधारण बातों को खत्म होने देना, यही साजिश है। बसंती को लगा कि जिस बात की चर्चा के लिए ही 300-400 पृष्ठों की जरूरत थी, उसे एक ही वाक्य में कमली ने सफलता से कह डाला है। स्वातंत्र्योत्तर भारत को इस एक वाक्य ने संपूर्ण रूप से परिभाषित कर दिया है। कमली ने एक एक कर सभी बातों की जानकारी ली। उस गोरी युवती को तमिल में बातें करते देख कामाक्षी को आश्चर्य होने लगा। कामाक्षी ने पूरी जिंदगी में कभी अपनी आवाज को नहीं सुना था। बसंती ने कामाक्षी काकी को खुश करने के लिहाज में टेप फिर चला दिया था। बसंती कमली के कान में फुसफुसाई, दूर ही रखना इस रिकॉर्डर को, इसका कवर चमड़े का है, चमड़ा छू जाए तो काकी स्नान कर लेंगे। काकी शर्माई सी अपने ही गाए गीतों को सुन रही थी। कमली एक छात्रा की तरह हाथ बांधे मुग्ध भाव से उनके चेहरे को निहार रही थी। कैसी मोहक मुग्धता थी उसकी आंखों में। सड़क पर कार के रुकने की आवाज आई। अगले ही क्षण वेणुकाका का स्वर और ओसारे पर लेटे पंडित विश्वेश्वर शर्मा का स्वर भी सुनाई दिया। बाबूजी पड़ोस वाले गांव गए थे, अभी लौटे हैं शायद। बसंती बाहर चली गई। क्यों बसंती, बाह्य और आंतरिक मामले कैसे हैं, कोई इंप्रूवमेंट? बसंती आशय समझ गई। बाबूजी, कल्चरल एक्सचेंज का काम चल रहा है। काकी ने अम्माने का गीत गाया, कमली ने उसे रिकॉर्ड कर लिया और दोबारा काकी को सुनवा रही हैं। काकी को अच्छा लग रहा है कि विदेशी युवती इन बातों में रुचि ले रही है, पर क्या?
कमली और रवि के संबंधों की बात यदि वे जान जाए तो पता नहीं उससे पचा पाए या नहीं। रिश्तों की बुनियाद है पारस्परिक विश्वास, यही डिप्लोमेसी है। वेणु काका मुस्कुराए। जल्दबाजी में सीधे सीधे कुछ मत कह बैठना बिटिया। काकी को अपने भ्रम में ही कुछ दिन जी लेने दो, वरना घर में कलह मच जाएगा। वो अपने आप ही बात को समझे, यही उचित है। उसे बात को समझने में जितना वक्त लगेगा, हमें इतने दिनों तक तो शांति मिलेगी, शर्मा जी ने कहा। वेणु काका और बसंती ने रवि और कमली के रिश्ते को लेकर जिस सहजता से बातचीत की, शर्मा जी उसे उसी सहजता से नहीं ले पाए। पता नहीं कितनी शंकाएं चिंताएं उन्हें घेरने लगी थीं। उस रात रवि और कमली को अपने घर रात्रि भोजन के लिए वेणु काका ने बुलवा लिया। आप भी आइए ना, वेणु काका ने शर्मा जी को भी आमंत्रित किया। उन्होंने औपचारिकतावश ही बुलाया था। वे जानते थे शर्मा जी आने से रहे। आप क्या हैं, एस्टेट के मालिक हैं, अपने दोस्तों को बुलाएंगे, शहरी सभ्य लोग होंगे। मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, हमें छोड़िए। रवि और कमली को बुलाना ही उचित है, उन्हें ले जाइए। हमारे प्रतिनिधि के रूप में कुमार और पारू को भिजवा दूंगा। रवि अभी तक सो रहा था। वेणु काका रुके रहे कि वो जगे तो उससे भी कह दें। तभी सड़क पर चांदी की मूठ वाली छड़ी लिए राजसी चाल में 4 किसानों के साथ एक व्यक्ति आते दिखे। जरीदार धोती और उत्तरीय, माथे पर चंदन का टीका, मुंह में पान। क्यों शर्मा, सुना है तुम्हारा बेटा आया है? पान की पीक थूकते हुए बोले। हाँ आइए सीमा वैयर जी। शर्मा जी उठकर खड़े हो गए, पर वेणु काका न उठे, ना अभिवादन ही किया। उनका चेहरा घृणा से विकृत हो गया। उनके भाव से लगा शर्मा का अभिवादन करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं, जरा जल्दी में हूं, फिर आऊंगा। वेणु काका को वहां बैठे देखकर सीमा वैयर कतरा कर निकल गए। चोर है पक्का, पता नहीं किस जमीन के झगड़े को उकसाने गया है, वेणु काका बड़बड़ाए। शर्मा जी ने बात अनसुनी कर दी। रवि के उठते ही उसे भी रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया और बसंती को लेकर तैयारियों के लिए घर चले गए। रात्रि भोज में लगभग 10-20 लोग थे। कमली ही आकर्षण का केंद्र रही। अधिकांश लोग एस्टेट के मालिक थे। कमली के सामने बैठे वेणु काका के मित्र शारंगपाणी नायडू के माथे के तिलक को देखकर कमली भाप गई कि वे वैष्णव हैं। अतः उनसे अष्टाक्षर मंत्र और रामानुज के बारे में पूछने लगी। नायडू उसे समझा नहीं सके, लिहाजा पेरिस के नाइट क्लब के बारे में पूछने लगे। अष्टाक्षर मंत्र के बारे में जानकारी की इच्छुक विदेशी युवती और नाइट क्लबों के बारे में उत्सुक दक्षिण भारतीय अधेड़ वैष्णव के बीच इस विरोधाभास का आनंद रवि ले रहा था। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 4, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।